दूसरा T20 मैच भी इंडिया हार गई और मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। ये तो देखिए, मैं पिछले 6 महीने से आप लोगों को आगाह कर रहा हूं इस बात के लिए कि हमको तैयार हो जाना चाहिए कि इस टीम का कोई फ्यूचर नहीं है। जहां एरोगेंस और एटीट्यूड आदमी के सर चढ़ के बोलने लगे तो फिर उस देश का कुछ नहीं हो सकता और उस देश की टीम का भी कुछ नहीं हो सकता है। तो ये हाल है हमारी टीम का। आपने कल देख ही लिया, जीता हुआ मैच, पहले तो हारा हुआ मैच, हम वापस आए मैच में और उसके बाद जब हम ऑलमोस्ट जीत चुके थे तब हम फिर हार गए। लेकिन इसके सबसे बड़े कल्प्रिट्स कौन है आपको पता है? ये आपको ताज्जुब होगा जान के कि इसके सबसे बड़े कल्प्रिट्स जो हैं वो है आपके यजुवेंद्र चहल, मुकेश कुमार, आपका ये को रवि बिश्नोई, ये लोग हैं सबसे बड़े कल्प्रिट्स। क्योंकि देखिए, कप्तान ने बाद में कहा मैच के प्रेजेंटेशन के दौरान कि बॉलर्स विन यू मैचेस, तो मतलब बॉलर्स ने आपके विकेट नहीं लिए, इस वजह से आप मैच हार गए। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा हमारे श्रीमान कप्तान हार्दिक पांड्या साहब ने कि 8, 9, 10, 11 के जो बॉलर्स हैं उनको बैटिंग में रन बनानी चाहिए। हालांकि उन्होंने एक थोड़ा सा लीवरेज तो दे दिया कि बिश्नोई और अर्शदीप ने कुछ तो रन बना दिए, 10-12 रन बना दिए, लेकिन और रन बनाने चाहिए थे। बाकी जो 7 बैट्समैन हैं उनके लिए तो ये परेशानी थी कि भाई मतलब टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि मतलब उन्होंने टीम के मैनेजमेंट या सिलेक्टर्स के ऊपर ये सब डाल दिया कि टीम का कॉम्बिनेशन इस तरह का है कि हमें 8, 9, 10, 11 जो हैं वो बिल्कुल टेलेंडर्स इस तरह के खिलाने पड़ रहे हैं कि जो कि बैटिंग कर ही नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी 7 बैट्समैन क्या करेंगे? जो 7 बैट्समैन आपने खिलाए हैं उन्होंने क्या किया? लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें तो वो खुद भी आता है। हालांकि कल के सड़े हुए मैच की परफॉर्मेंस में हार्दिक पांड्या ने तो अच्छा परफॉर्म कर दिया, अब दिखाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस मेरे किस काम की जिसमें टीम हार जाए। और 18 बॉल में उसने 27 रन भी बनाए। कहने को तो बहुत अच्छा हो गया कि भाई 152 रन बना दिए थे, उसमें से एक तिलक वर्मा के अलावा किसने रन बनाए? हार्दिक पांड्या ने। अब हार्दिक पांड्या रन भी बनाए, हार्दिक पांड्या विकेट भी ले, और क्या जान लोगे क्या आप गरीब आदमी की? तो ये तो मतलब ये तो जाती हो रही है ना अगर हम ये कहें कि हार्दिक पांड्या को और ज्यादा रन बनाने चाहिए थे। सिर्फ 27 रन बनाने से क्या होता है? मतलब उसके अलावा बाकी किसी बैट्समैन ने तो रन बनाए नहीं, तो हार्दिक पांड्या तो हीरो है हमारा, और ये हीरो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। मतलब आप समझ लीजिए कि हम सब लोग जो है ना, ये जो मैचेस देख रहे हैं रात को जाग जाग के, ये सब बेवकूफ है एक नंबर के। हमको तो ना तो हमने क्रिकेट कभी देखी है, ना हमें समझ में आता है कि अच्छी क्रिकेट क्या होती है, या फिर क्रिकेट कैसे खेलनी चाहिए, या क्रिकेट कैसे खेली जाती है प्रोफेशनली। एक सेंस जो होता है, वो सेंस नाम की कोई चीज है इस दुनिया में? किस चिड़िया का नाम है लॉजिक और सेंस? ये तो, और दूसरी बात ये कि जिम्मेदारी लेना, ये तो किसी और का काम है। ये तो टेलेंडर्स लेंगे या ऊपर वाले बैट्समैन लेंगे। कप्तान तो सिर्फ आके मुंह चलाएगा मैच प्रेजेंटेशन के दौरान। और ये आपको एक चीज बता दूं मैं, आज बताता हूं मैं आपको। आपने देखा है ये क्रिकेटर्स बड़े बड़े चश्मे क्यों लगाते हैं? क्योंकि देखिए, एक चीज होती है आंखों की शर्म। आपको जब शर्म आती है ना, तो आप किसी से आंखें नहीं मिला पाते हैं। उसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है? आप बड़ा चश्मा लगा लीजिए, तो दिखता ही नहीं है कि आप सामने वाले की आंखों में देख रहे हो। कभी आपसे कभी कुछ गलती हुई हो और आप कभी मान लीजिए आपको माफी मांगने का मौका आया हो, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा तकलीफ होती है सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करना। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आपसे कभी खुदा ना खास्ता ऐसी गलती हो जाए, भगवान न करे कि आपको कभी माफी मांगनी पड़े, तो आप चश्मा लगा के जाइए। तो क्या होता है, आपको शर्म कम आती है। और फिर धीरे धीरे जब आप ऐसा करते रहेंगे ना, तो आपकी चमड़ी भी मोटी हो जाएगी, शरीर की भी और दिमाग की भी। और दिमाग में जो चर्बी चढ़ी हुई है ना, वो और चढ़ती चली जाएगी। तो यही इंडियन टीम के साथ हो रहा है, इंडियन टीम के प्लेयर्स के साथ हो रहा है। आप देख लीजिए, सारे के सारे बड़े बड़े चश्मे लगा के खड़े रहते हैं ग्राउंड पे, चाहे उनसे कैच टपक जाए, चाहे उनसे गंदी बॉलिंग हो जाए, या फिर गंदा शॉट मार के आउट हो जाए, लेकिन बढ़िया है एकदम चश्मा लगा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपको आंखें किसी से मिलानी नहीं है। जब आंखें नहीं मिलानी है तो शर्म आएगी किस लिए? और वैसे भी जब पैसे मिल ही रहे हैं आईपीएल से, तो फिर मेहनत इंटरनेशनल मैचेस में क्यों करनी है? हाँ, वर्ल्ड कप में तो क्या है
किसी ना किसी तरह से नंबर आ ही जाएगा। अब वो चाहे ईशान किशन हो या संजू सैमसन हो, क्योंकि दोनों ही बेवकूफी का परफॉर्मेंस दिए चले जा रहे हैं बिल्कुल बेशर्मी के साथ। ना तो ईशान किशन परफॉर्म कर रहा है, ना संजू सैमसन। और संजू सैमसन के फैंस लगे हुए हैं उसको टीम में लाने के लिए, लेकिन वो है कि रन बना के नहीं दे रहा है। ऊपर से हार्दिक पांड्या तो महेंद्र सिंह धोनी की इतनी घटिया कॉपी कर रहा है कि मैं क्या बताऊं आप लोगों में से। लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या के जो करोड़ों फैंस हैं वो तो मानने को ही तैयार नहीं है। वो तो हार्दिक पांड्या आज भी उनके लिए वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर है, चाहे वो कुछ भी करे। अरे भैया, अगर ऑलराउंडर है तो तू ऑलराउंडर की हैसियत से खेल, बॉलिंग कर, बैटिंग कर चुपचाप। लेकिन कप्तानी में जो कल किया है कारनामा, उसके बारे में तो कोई बच्चा भी समझता है कि जब 16वें ओवर में यजुवेंद्र चहल ने 3 विकेट निकाल दिए, मतलब 2 उसने लिए, 1 रन आउट हो गया प्रेशर में, तो 18वां ओवर यजुवेंद्र चहल का तूने करवाया नहीं, उसका चौथा ओवर फेंकवाया नहीं, जो कि फर्स्ट T20 में भी तूने यही किया था। तो उसके ओवर बचा के तू क्या करना चाहता है, मुझे समझ में नहीं आता। आपके पास कोई 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकने वाले बॉलर्स हैं क्या, जो तुम वेस्ट इंडीज के टेलेंडर्स को दे रहे हो? वेस्ट इंडीज के टेलेंडर्स फास्ट बॉलर को फेस करने में हमेशा खुशी महसूस करेंगे। आपको समझ में नहीं आता, विकेट स्पिन हो रहा है, आपने लेके चहल का ओवर बचा लिया और लगा दिया आपने मुकेश कुमार और अर्शदीप को। अर्शदीप ने तो फिर भी कुछ कोशिश करी बचाने की, रहा सा 12 रन जो 2 ओवर में 12 बनाने थे, वो मुकेश कुमार ने अपने 1 ही ओवर में बनवा दिए। अब मुकेश कुमार भी मुझे समझ में नहीं आता कि लोग बाग जब तारीफ करने पे आते हैं ना, इंडियन कमेंटेटर्स, इंडियन एनालिस्ट, इंडियन जो भी पुराने प्लेयर्स हैं, वो जब तारीफ करते हैं तो आपको लगता है ये तो बिल्कुल इसको भगवान ने अपने हाथ से बना के भेजा है। एक ही सीरीज में तीनों फॉर्मेट्स में डेब्यू और गजब का परफॉर्मेंस, और ऐसा पहला आदमी और दूसरा आदमी रिकॉर्ड बना दिया। अरे 130 की स्पीड में बॉल करने वाला बॉलर मुझे चाहिए ही नहीं। मैं इसको स्टेडियम के साइकिल स्टैंड के पास भी नहीं आने दूं इस बॉलर को, और ना इंडियन टीम मैनेजमेंट को इसको आने देना चाहिए स्टेडियम के अंदर। मैं कितनी बार ये बात कह चुका हूं कि जब नए बॉलर की बात होती है तो जो 145 से कम की स्पीड में बॉल फेंकता है उसको स्टेडियम के 2 किलोमीटर दूर रेडियस में भी नहीं भटकने देना चाहिए। हमको नहीं चाहिए ऐसे बॉलर्स जो आते ही 138 की स्पीड के साथ हैं और 1 साल के अंदर ही उनकी स्पीड 132 और 128 हो जाती है। और ऐसे बॉलर्स वेस्ट इंडीज के टेलेंडर्स ने दिखा दिया ना आपको क्या हुआ। और ऊपर से आप ये भी देखिए कि एक तो दिमाग की ऐसी मतलब चमत्कार देखिए हार्दिक पांड्या का। अक्षर पटेल का क्या हुआ? अक्षर पटेल किस हैसियत से खेल रहा था कल मैच में? पहले तो मैच प्रेजेंटेशन के दौरान इसने बोल दिया कि नहीं, निकोलस पूरन के दौरान तो स्पिनर्स को लगाना ही मुश्किल है, स्पिनर्स को लगाना मुश्किल है क्योंकि वो तो इतना पीटता है, मतलब तुम उसको आउट करने के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हो, तुम उसको सिर्फ उससे बचने के लिए सोच रहे हो। चलो ठीक है, ये भी मैंने मान लिया। तुम्हारी किस्मत से निकोलस पूरन खुद ही आउट हो गया, वो संजू सैमसन के हाथ में कैच देके चला गया। उसके बाद जब मैच तुम्हारे कंट्रोल में आ गया था तब तुमने अक्षर पटेल को क्यों नहीं लगाया? अब ये देखिए आप, अकील हुसैन भी तो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना, ऑर्थोडॉक्स, उसने कितनी अच्छी बॉलिंग की। तो आपको क्या लगता है अकील हुसैन अक्षर पटेल से अच्छा बॉलर है? ये मुझे लगता है बहुत सीरियसली, मैं पहले एक वीडियो में और भी बोल चुका हूं कि ये अक्षर पटेल के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चल रही है। इसको किसी तरह से ये डिस्करेज करके इसकी परफॉर्मेंस खराब करवाना चाहते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक अक्षर पटेल ही था जिसकी परफॉर्मेंस थी, जिसने इंडिया की नाक बचाई है, वरना इनके तो कपड़े उतर गए थे उस सीरीज में भी, उसने अगर रन नहीं बनाए होते। लेकिन यहां देखिए आप, उसके बाद उसको टीम में खिलाया ही नहीं, ना वनडे में ना T20 में, बड़ी मुश्किल से T20 में उसको लेके आए। तो अब परफॉर्मेंस क्या, बॉलिंग ही नहीं करवा रहे उससे, और बॉलिंग करवाई पिछले T20 में तो उसको पावर प्ले में आपने निकोलस पूरन के सामने भेज दिया। ये मैं आपको 100% बता रहा हूं कि ये इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है कि हार्दिक पांड्या चाहता है कि इसकी परफॉर्मेंस खराब हो। आप लोगों में से किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन जिसने थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है ना, उसको ये बात क्लियर कट समझ में आनी चाहिए कि ये हार्दिक पांड्या का पूरा षड्यंत्र है
कि ये अक्षर पटेल को किसी तरह टीम से बाहर करवा दे। कल के मैच में उसको ओवर ना देने का कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है। पहले T20 में जानबूझ के उसने पावर प्ले में अक्षर पटेल को ओवर दिया। जब आप देख रहे हो वहां लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा है, वो भी निकोलस पूरन, जो कि इस समय गजब के फॉर्म में है, आपने उसके सामने उसको भेज दिया। उसका क्या होने वाला था? कल के मैच में भी इसने ऐसी एक भंड मारी है, आपको समझ में आया? निकोलस पूरन के सामने इसने रवि बिश्नोई को लगा दिया। अच्छा, इस बेवकूफ को यह नहीं मालूम है कि रवि बिश्नोई और निकोलस पूरन दोनों लखनऊ सुपर जायंट से खेलते हैं आईपीएल में। तो अगर एक बैट्समैन कोई वेस्टइंडीज की टीम में है जिसको रवि बिश्नोई की बॉलिंग का थोड़ा बहुत भी अंदाजा है, तो वो कौन है? निकोलस पूरन। और इसके इतने अच्छे फॉर्म के सामने उस बेचारे बच्चे को लगा दिया और उसके ओवर में 18 रन पड़वा दिए। अब इसके बाद ये क्या बोलेगा कि नहीं, मैं ये तो देखिए रवि बिश्नोई ठीक नहीं है, कोई मेरी टीम का या तो गुजरात वाले का ले आओ या फिर मुंबई इंडियंस का कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर ले आओ। ये मुझे लगता है एक ये भी कॉन्स्पिरेसी शायद चल रही है, क्योंकि बहुत लोग दबी जबान में ये बात करते हैं कि क्या कारण है कि ईशान किशन को इतने ज्यादा मौके मिल रहे हैं। मैंने मान लिया वनडे में उसने एक डबल सेंचुरी मारी हुई है, तो चलिए ठीक है कि वनडे में एक डबल सेंचुरी बड़ी बात होती है, तो वनडे में आप उसको मौका दे दें। हालांकि उसने वनडे में भी क्या किया, ये स्कोर के ऊपर आप मत जाइए, उसने 3 वनडे में 50 बनाई है, लेकिन हर मैच में उसको लाइफ्स मिली है। और अगर वो पहली लाइफ में पकड़ा जाता तो उसका स्कोर कुछ भी नहीं होता। लेकिन व्हाट गोज इन द रिकॉर्ड्स इज द स्कोर। ये नहीं जाता कि उसमें कितनी लाइफ मिली थी उसको। लेकिन T20 में उसकी पोल खोल रही है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा। ये राहुल और रोहित और ये ईशान किशन, ये तीनों दूर के सगे भाई हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से खेलते हैं। पिछले 2 साल से तो रोहित को भी यही हो गया है, और ईशान किशन और केएल राहुल, इनका तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड हो गया है। कल के मैच में क्या किया ईशान किशन ने पहली बॉल से ही लप्पा चलाना चालू कर दिया। मतलब इससे बैट्समैन का माइंडसेट पता चलता है कि आप अपने बिल्कुल कंट्रोल में हो ही नहीं, आपको कॉन्फिडेंस है ही नहीं। जब बैट्समैन आते साथ ही लप्पा चलाने लगे, आप समझ लीजिए कि ही इज नॉट ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। जिस तरह से बल्ला घुमाया उसने, उसको बल्ले में कुछ आई नहीं बॉल, पहली बॉल पे ही वो आउट होते होते बच गया, फिर उसके बाद 5वीं बॉल पे सिंगल ले लिया। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता, इसके साथ हमेशा यही होता है, तो ये शुभमन गिल को क्यों नहीं पहला ओवर फेस करने देता है? अब उसके चक्कर में क्या हुआ, अगले ओवर में फिर ये आ गया, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर लप्पे घुमाने की कोशिश की। वो तो गलती से अकील हुसैन ने एक पहली उसको गिफ्ट दे दी, शॉर्ट बॉल, उस पर छक्का पड़ गया। लेकिन इसके चक्कर में शुभमन गिल के ऊपर भी प्रेशर है। अच्छा, शुभमन गिल को भी समझ में नहीं आ रहा है, अब ये बहुत बुरी तरह से शुभमन गिल एक्सपोज हो चुका है। शुभमन गिल लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। जो अकील हुसैन के सामने इसने एक बहुत ही विकेट के पास वाली बॉल पे कट करने की कोशिश की थी, वो उसमें ही बोल्ड हो सकता था, लेकिन बच गया किसी तरह से। उसके बाद जब अलजारी जोसेफ आया, वो जो उबैद मकाई आया बॉलिंग करने, फास्ट बॉलर, उसकी बॉल पे बिना पैर हिलाए आप शॉट मारने जाओगे बॉडी से दूर, तो जो होना था वही हुआ, आउट हो गए। मुझे लगता है कि शुभमन गिल का अब शायद इसका कंसंट्रेशन ठीक नहीं है, या तो इसका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। दुनिया जो बहुत सारी बातें कर रही है, वो मैं नहीं कहता हूं कि वो सचिन तेंदुलकर की बेटी के साथ वो उसका टाइम स्पेंड ज्यादा कर रहा है, ये बात मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि आदमी की पर्सनल लाइफ होती है। लेकिन उसको प्रैक्टिस बराबर करनी चाहिए। देखिए, कोई भी बैट्समैन अगर मान लीजिए बॉल की पिच तक अपना पैर ले जाए बिना शॉट मार रहा है या मारने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ही इज नॉट पुटिंग इन इनफ आवर्स ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली होता है। ये मसल मेमोरी इसी को बोला जाता है कि जब आप 500 बॉल एक तरह से खेलते हैं तो वो मसल मेमोरी बन जाती है। ऑटोमेटिकली जब बॉल आती है तो बॉल के टप्पे के पास आपका लेफ्ट पैर जाता है या फ्रंट पैर जाता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर अ राइट हैंडर और लेफ्ट हैंडर। तो ड्राइव करने के लिए पैर जो है वो बॉल के पास तो जाना चाहिए। इसने दूर से बल्ला घुमा दिया, आउट हो गया। अब इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस इसका भी बुरी तरह से शेक हो चुका है। मुझे लगता है कि इसको सब कुछ छोड़ के प्रैक्टिस में लग जाना चाहिए। इसमें मुझे अभी भी लगता है कि पोटेंशियल तो है, लेकिन इसका जो डिस्ट्रैक्शन है कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, बिकॉज ही इज नॉट प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली। कल के मैच में जो ईशान किशन ने किया, एक तो ईशान किशन का मुझे ये समझ में नहीं आता है, इसके चेहरे पे भी वैसी हवाइयां उड़ी रहती हैं जैसी क्विंटन डिकॉक के। क्विंटन डिकॉक को और ईशान किशन को आप देखिए, इन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने 2-2 झापड़ मार के भेजा है बैटिंग करने के लिए।
इतने डरे सहमे हुए से रहते हैं। लेकिन क्विंटन डीकॉक का वो डिसेप्टिव है जो अपीयरेंस है, क्योंकि वो पीटता तो बहुत बुरी तरह से है, लेकिन इसके साथ क्या है, ईशान किशन के साथ इसका जो जो चेहरे पे डर झलकता है, एक्चुअली ये डरा हुआ रहता है। आप 2021 के ये जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ था इंडिया का, उसको अगर आपको याद हो, इसने इस तरह से एक अपने पैर पे आई हुई बॉल को स्क्वायर लेग के ऊपर इसने कैच थमा दिया था। वो प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इंडिया में आईपीएल में छोटे छोटे ग्राउंड्स होते हैं। अब वहां दुबई में बड़ा ग्राउंड था, हाथ में कैच टपका के आ गया, उसके बाद इससे तो उस टूर्नामेंट में कोई रन ही नहीं बने। वही हालत इसकी यहां हो रही है, वैसी ही शक्ल इसकी यहां दिखती है। बहुत ज्यादा नर्वस है। पहली बात तो इसको T20 की टीम में होना ही नहीं चाहिए था। इसको क्यों लिया? यशस्वी जायसवाल को क्यों नहीं लेते हैं? लेकिन यहां मुझे लगता है कि फिर वही मुंबई इंडियंस का कुछ कनेक्शन, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अभी देखिए, किस्मत से इनका ये भी फायदा हो रहा है कि इसको कोई थ्रेट करने वाला भी नहीं है। संजू सैमसन जो है वो भी बिल्कुल वही के वही ढाक के तीन पात वाली बात हो रही है। ना तो संजू सैमसन बैटिंग कर रहा है, ना ईशान किशन बैटिंग कर रहा है। अल्टीमेटली होगा क्या कि हम केएल राहुल के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। केएल राहुल, लेकिन देखिए, वनडे क्रिकेट में तो मैं मानता हूं कि उसको 5 या 6 नंबर पे होना चाहिए, लेकिन अब वो पहला विकेट कीपर होगा या दूसरा, खैर केएल राहुल जब टीम में होगा तो वो एज अ विकेट कीपर ही खेलेगा। और विकेट कीपिंग में ये तीनों ही एक जैसे है, तो ना कोई बुरा है ना कोई बहुत अच्छा है। अब ये तो हमारी किस्मत है, ठीक है, क्या किया जा सकता है। तिलक वर्मा के बारे में तो क्या बात करें। तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल, ये मुझे लगता है कि देखिए, जब तक ये लोग नए रहते हैं ना, जब तक टीम में ये एस्टेब्लिश नहीं हुए होते हैं, तब तक ये परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद इनका ये वही डर्रा हो जाता है जो शुभमन गिल का हुआ और ईशान किशन का हुआ। जैसे ही ये लोग पक्के हुए टीम में, इनकी परफॉर्मेंस बुरी तरह से डिप कर गई, क्योंकि इनका जो है वो, मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस नहीं प्रॉपरली कर रहे। तो तिलक वर्मा ने पिछले मैच की तरह आज भी बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत ही अच्छा खेला। हालांकि उसका काफी देर बाद जाके एक कैच भी छूटा, लेकिन वो कैच थोड़ा डिफिकल्ट भी था। कैच छूटते हैं, लेकिन मुझे तकलीफ उस बात से होती है जब आपके 8-10 रन पे कैच छूट जाते हैं और फिर आप सेंचुरी बना के वाह वाह करने लगते हो। उसने 51-52 रन बनाए, तो उसमें जो भी है उसका शायद 40 के बाद ही कैच छूटा था, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो होता है, मारने की कोशिश जब आदमी करता है। हार्दिक पांड्या ने 18 बॉल में 27 रन बनाए, लेकिन वो 27 रन मेरे किसी काम के नहीं है। अब 27 रन क्या, तुमको कम से कम 50 रन बनाने चाहिए थे। जब देख रहे हो कि तुम 7 बैट्समैन से खेल रहे हो, खुद ही बोल रहे हो कि 7 बैट्समैन से खेल रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी है? अगर शुरू के 4 ने नहीं लिए तो तुम ले लो ना। तुमने क्या किया? तुमको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तो 27 रन पे आउट हो गए। फिर उसके बाद आपका सूर्य कुमार यादव रन आउट होके चले गया। कहने को रन आउट हो गए, बदकिस्मती है, लेकिन बदकिस्मती नहीं है। सूर्य कुमार यादव को सोचना चाहिए, उसे कुछ भी करके रन बनाने हैं। ये रन आउट करके क्या 10 मैचों में रन आउट हो जाओगे 0 पे, तो क्या हो जाएगा? 11वां मैच मिलेगा? ऐसा नहीं होता है। रन बनाने हैं, कुछ भी करके अपने विकेट को प्रिजर्व करो। हार्दिक पांड्या के साथ प्रॉब्लम ये हुई, उसको एक तो बेवकूफी उसने ये की कि उसको समझ में आ गया था कि विकेट स्लो है या स्पिन हो रहा है, तो फिर टारगेट पहले असेस करना चाहिए ना। मैच के बाद में ये प्रेजेंटेशन में बोल रहा है कि हम लोग 10 रन शॉर्ट थे। ये देखिए, ये बिल्कुल टिपिकल वो भिखारिस्तान के कप्तान बाबर आजम की तरह वाला जवाब है ये। जब उससे वो सैमुअल बद्री ने पूछा कि भाई आपका क्या हुआ, क्यों हार गए आप, या क्या आप सोचते हो इस बारे में, तो बोलता है कि हम लोग को 160-165 स्कोर करना चाहिए था। ये देखिए, ये बिल्कुल वही उल्लू के पट्टों टाइप की बात है जो बाबर आजम करता है। बाबर आजम याद है 2022 की T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से जब ये हार गया था, तो जिम्बाब्वे ने 130 रन बनाए थे और ये गधे कहीं के उसमें भी हार गए थे। तो बाबर आजम बाद में बोलता है कि नहीं, हम लोगों ने इनको 10 रन ज्यादा बनवा दिए। अरे बेवकूफ, 130 रन T20 मैच में, उसमें भी तुम कह रहे हो कि 10 रन ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि हार्दिक पांड्या भी वही बात कर रहा है कि नहीं, हमने 152 बनाए, हमको 162 बनाने चाहिए थे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जितने स्कोर में तुम हारे हो उससे 10 रन और ज्यादा बनाने चाहिए थे तुमको। भाई साहब, अगर कल आप 180 बनाते ना, तो वेस्ट इंडीज उसी हिसाब से बैटिंग करता। वो तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो उनके शुरू के जो 2 बैट्समैन हैं 2 रन पे आउट हो गए। ये हार्दिक पांड्या की कोई बहुत अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं थी। मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि कल वो 2 विकेट हार्दिक पांड्या को मिल गए,
क्योंकि वो दो जो बैट्समैन आए थे वो तो आए ही थे मारने के मूड में। ये कोई इंडिया के ओपनर्स हैं क्या जो 6 ओवर में 30 रन या 28 रन का टारगेट लेके आते हैं T20 में? वो आए थे टारगेट लेके कि हमको तो 70 रन बनाने हैं 6 ओवर में, और उसी हिसाब से उन्होंने बैटिंग की। उसमें ये हुआ कि चूंकि पहली दूसरी बॉल पे ही उन्होंने ड्राइव लगाने की कोशिश की, बॉल हवा में चली गई। उसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसा हो जाता है, बैट्समैन जब आते साथ ही ड्राइव करने की कोशिश करता है, कभी कभी शॉट हवा में चला जाता है। और वो ये इंडियंस ने कैचेस भी पकड़ लिए। अब कैचेस पे वाह 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 हो रही है। अरे कैच जब हाथ में आता है तो पकड़ा ही जाना चाहिए, उसके लिए क्या वाह वाह? स्काई का कैच बढ़िया और इसका कैच बढ़िया। अरे हाथ में आ गया है तो फिर पकड़ना है, उसका क्या है? कैसे छूटना चाहिए वो कैच? तो इस तरह की तो बकवास ये लोग करते हैं। हाथ का कैच पकड़ने के बाद ऐसी तारीफें करेंगे कि ये कर दिया वो कर दिया, इतना बढ़िया कैच पकड़ लिया, आउट ऑफ द वर्ल्ड पकड़ लिया। अरे तुम उस लेवल पे खेल रहे हो, वहां तो हाथ में कैच जाना ही नहीं चाहिए हाथ से बाहर। फिर ले दे के क्या ये सब ये गंदगी फैला के, रायता फैला के उसके बाद अक्षर पटेल को भेज देते हैं। अक्षर पटेल के साथ आखिरी में बैटिंग करने के लिए कोई नहीं होता है। अगर ऐसा ही था जब अक्षर पटेल और हार्दिक बैटिंग कर रहे थे तो हार्दिक को इंश्योर करना चाहिए था कि वो रुकता, लेकिन नहीं। अब उसके बाद फिर क्या, रवि बिश्नोई और उन लोगों के साथ अक्षर पटेल क्या करेगा? उसको तो मालूम है कि मुझे तो कोशिश करना ही है, ना तो ओवर्स बचे हैं ना स्कोर हुआ है ढंग का, क्या कर सकता है वो? लेकिन उसके बाद आपने उसको बॉलिंग में भी कबाड़ा करवा दिया। हार्दिक ने जो जब वेस्ट इंडीज की बैटिंग शुरू हुई, पहले ओवर में 2 विकेट जरूर ले लिए उसने। जैसा कि मैंने कहा कि वो तो वेस्ट इंडीज के बैट्समैन तो चांस लेने के लिए आए थे, उनको 6 ओवर में 70 बनाने थे, वो इंडिया की तरह नहीं करने आए थे। इस वजह से इनको विकेट मिल गए तो हार्दिक सूरमा बन गए अब, क्योंकि हार्दिक को तो अब और बड़ा चश्मा लगाने का मौका मिल गया कि अरे मैं तो बहुत बड़ा ऑलराउंडर, मैंने तो देखो 27 रन भी बनाए, 3 विकेट भी लिए। लेकिन तुमने कप्तानी में क्या कबाड़ा किया है? अक्षर पटेल को बॉलिंग नहीं दी, यजुवेंद्र चहल का तुमने ओवर बचा लिया। इसके बाद आके महेंद्र सिंह धोनी की घटिया कॉपी कर करके तुम और उसमें ऊट पटांग बातें करते हो। एक तो ये है, देखिए वेस्ट इंडीज का वो जो सैमुअल बद्री था, उसकी जगह कोई और होता ना तो सीधे कॉलर पकड़ के पूछता कि क्या बकवास की है तूने इस मैच में। लेकिन वेस्ट इंडीज वालों को क्या लेना देना है इंडिया से? तुम अगर गड्ढे में गिर रहे हो तो हम तो और धक्का ही दे देंगे तुमको कि ले, और घास बिछा देंगे गड्ढे के ऊपर कि चल और चला जाए इसके ऊपर। हम उनको क्या लेना देना है? और शर्म नहीं आती इसको? ये पिछले मैच में जब डैरेन गंगा इससे बात कर रहा था कि आपको यहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो ये हार्दिक पांड्या बोल रहा था कि आपके यहाँ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, हमको तकलीफ हो रही है। तुम्हारी औकात इसकी भी नहीं है जो तुमको मिल रहा है। जैसी तुम्हारी परफॉर्मेंस है ना, इसके हिसाब से तो तुमको जिम्बाब्वे और ये केनिया वेनिया की टीम के साथ रखना चाहिए। इनको देना चाहिए एक 2 स्टार होटल। 5 स्टार की गंदी आदतें पड़ी हुई है। ये लोग मतलब सोचिए 5-5 करोड़ रुपए लेके 500 रुपए का खेल नहीं दिखाते हैं ये लोग। इन लोगों को शर्म नहीं आती है। और इसीलिए ये शर्म आती भी होगी तो बड़े चश्मे इसीलिए पहन के आते हैं कि इनकी आंखों में कोई देख ना पाए, इनकी पोल ना खोले। ये जो आप मेरा टाइटल देख रहे हैं ना, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, ये अफसोस की बात है कि ये पाकिस्तानी लोग इंडियंस के लिए कह रहे हैं। ये पाकिस्तान में चलता है ये मुहावरा, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। और ये हार्दिक पांड्या बेवकूफ को समझ में नहीं आता कि पकोड़े बेच के भी आदमी करोड़ों कमा सकता है अगर वो ईमानदार हो अपने काम के लिए। लेकिन ईमानदार है नहीं, ये सारी पॉलिटिक्स कर रहा है। इसको अक्षर पटेल को टीम में नहीं आने देना है किसी भी हालत में, और ये अपने होते हुए किसी और ऑलराउंडर को प्रमोट नहीं करेगा। ये अक्षर पटेल चाहे इसका ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में कॉम्पिटिटर ना हो, लेकिन फिर भी ऑलराउंडर के नाम पे किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता है। आप देख लीजिए, आपको इसके एक्शन से, इसके कैप्टेंसी डिसीजन से पूरा 100% पता चल जाना चाहिए कि इसको डर है अक्षर पटेल से। कल कोई रीजन नहीं था कि अक्षर पटेल को टेलेंडर्स के सामने बॉलिंग नहीं देता। मैंने मान लिया कि तुमने निकोलस पूरन के सामने उसको ओवर नहीं दिया, लेकिन टेलेंडर्स जब जोसेफ और वो अकील हुसैन खेल रहे थे उसके सामने क्यों नहीं दिया? क्या रीजन है? मुकेश, लेकिन उसे पता था कि वो अल्जारी जोसेफ को आउट कर देगा। या चहल को क्यों नहीं दिया, ये तो मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। मतलब ये षड्यंत्र करने के साथ साथ ये बेवकूफ भी है, ये इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है मुझे। एक तो इसका मन खराब है, पॉलिटिक्स करता है, ऊपर से बेवकूफ भी है। ये तो भयानक कॉम्बिनेशन है इंडिया को डुबाने का। ये अगर टीम में रहा तो मैं आपसे, देखिए, मेरे ख्याल से 8वीं 10वीं बार कह रहा हूं
कि भूल जाओ आप लोग कि ये इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगा। ये रोहित शर्मा, लेकिन चक्कर ही तो ये है कि रोहित शर्मा भी तो इसका दूर का सगा भाई है, कप्तानी तो उसको भी नहीं आती है। आप पक्का मान के चलिए, मुझे देखिए कल के मैच में मुझे गुस्सा आया लेकिन मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि दुख तब होता है जब आपको उम्मीद होती है। अभी तो आप देखना बाकी 3 T20s में क्या होगा। आपको क्या लगता है, ये दुनिया जो प्रेडिक्ट कर रही थी ना कि हम 4-1 से जीतेंगे, हम 4-1 से हार जाएंगे ये सीरीज। आप नोट करके रख लो इसको, हम 4-1 से हारेंगे। क्योंकि अभी तो देखिए अगले मैचेस में तो इनकी पैंट फट जाएगी डर के मारे, क्योंकि अब ये तो सीरीज लाइन पे आ गई है। अब अगर ये जो भी एक भी मैच हारे तो सीरीज गई हाथ से। लेकिन मुझे तो लगता है कि अगर ये लोग 4-1 से हारे ना तो फिर भी ठीक है, कहीं 5-0 से ना हार जाएंगे, क्योंकि अभी इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। और ये बेवकूफ इतने हैं, ये राहुल द्रविड़ सभी, और राहुल द्रविड़ को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यार, क्या कर रहे हो। ये दे आर ऑल होपलेस। इन लोगों से कोई उम्मीद मत रखो आप। और वर्ल्ड कप में भी मैं बता रहा हूं आपको, वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाएंगे इस टीम के साथ। जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है और जिस तरह के ये कप्तान है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो दिमाग है, और पॉलिटिक्स खूब करते हैं, एरोगेंस और एटीट्यूड भर के पड़ा हुआ है। लेकिन बात वही है, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।